ऑलराइट, चलिए। सो वंस अगेन गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में उसका डेफिनेशन पढ़ा, उसका डायरेक्शन पढ़ा, उसका फॉर्मूले के बारे में आइडिया दिया मैंने आपको कुछ, तो वही सब चीजें मैंने लिखी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा कंसेप्चुअल डेफिनेशन जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया था कि इट इज द रीजन अराउंड द चार्ज विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। हर चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है, जिस रीजन में कोई दूसरा चार्ज आया तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फिर मैंने एक मैथमेटिकल डेफिनेशन दिया था कि जिस पॉइंट पर आप सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, उस पॉइंट पर आप एक टेस्ट चार्ज को रखोगे और वो टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, दैट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। याद आया? ये सब मैंने डिस्कस किया था, मैंने बोला था एक बार पढ़ के आइएगा। ऑलराइट, नाउ उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डायरेक्शन। ये जितने भी स्टूडेंट लेट आ रहे हैं, देखिए मैं नेक्स्ट टाइम से 5 मिनट 2-3 मिनट के बाद एंट्री देना बंद कर दूंगा, बिकॉज बीच में से आना इट्स मतलब समझ में वैसे भी कुछ ना ही आना है, और मैं हर बार इतना मेरे पास भी टाइम नहीं होता है कि मैं चीजों को 15 मिनट तक पिछली क्लास का ही मैं रिवाइज करवाते रहूं। सिलेबस बहुत स्लो चलेगा, नहीं तो वैसे भी चल रहा है। ठीक है, तो प्लीज मैं टाइम पे स्टार्ट कर दिया करूंगा। सो ये थी हमारी डेफिनेशंस। फिर मैंने डायरेक्शन की बात की थी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं हम हमारी। डायरेक्शन मैंने बताई थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा। याद है ऐसा? जिस डायरेक्शन में वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो वहां से डायरेक्शन मैं लिख देता हूं। डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is along the force on a test charge। वो टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में लगेगा। और इसी के बेसिस पे मैंने आपको दो डायरेक्शन बताए थे कि अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कुछ रेडियली वेडियली करके कुछ बताया था, और अगर नेगेटिव हो तो फील्ड कैसी होगी। तो उसको ही लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स चार्ज इज radially outwards and electric field due to negative source charge is radially inwards। अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा तो उसकी फील्ड रेड बाहर की तरफ निकलेगी, और अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो उसकी फील्ड उसकी तरफ आ रही होगी, टूवर्ड्स दी चार्ज। तो ऐसा मैंने डायग्राम भी बनवाया था आपको। क्लियर है? फिर मैंने बताया था फॉर्मूला मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है, बट जब आप अब इस सेशन में, अगले सेशन में और उससे अगले सेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल करोगे, तब आपको फाइनली फॉर्मूला क्या यूज करना है। तो
मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर एक सोर्स चार्ज हो और उस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आर डिस्टेंस पे निकालनी हो तो आप क्या करोगे, लैब रैट को उठा के लाओगे, बकरे को, और वो कौन सा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसको आपने उठा के यहां रख दिया। तो ये क्या यहां पर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? यस। कितना? के सी क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, इतना ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। और इसी फोर्स को अगर मैं उसी यूनिट चार्ज से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या आया, के सी क्यू बाय आर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही फॉर्मूला सभी जगह न्यूमेरिकल में काम आ रहा होगा, के सी क्यू बाय आर स्क्वायर। ये तो क्लियर है मैं कैसे लाया हूं ये फॉर्मूला। ये चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसी फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर दो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया और फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स लॉ से आया यार, ये तो मैं मानता हूं आपको याद होगा कूलम्स लॉ। तो यहां पर एक सेक्शन में बना देता हूं फॉर्मूले का। कि फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आर डिस्टेंस पर हमें निकालनी हो तो फॉर्मूला था एफ आर बाय क्यू नॉट। और ये सॉल्व करने पर, अच्छा पूरा लिख ही देता हूं आपके लिए कि आपके पास रहे, क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कैंसिल। तो फाइनली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आया था के सी क्यू बाय आर स्क्वायर। और डायरेक्शन लगाना हो तो एन कैप लगा सकते। तो ये आपका फॉर्मूले वाला पार्ट बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक किसी को कोई डाउट है? माही, श्रेया, क्लियर है आपको? थम्स अप दे सकते हो, और जिनके प्लीज वीडियो ऑफ आ रहे ऑन कर लो। ऑलराइट। अब मैं बताता हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कौन कौन से फैक्टर है जो एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से की एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट हो सकती, किन किन फैक्टर्स। तो का पेन नहीं दिख रहा। यहां पे लिख रहा हूं मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, आप ये बताओगे के सी क्यू बाय आर स्क्वायर। एक ही चार्ज आ रहा है ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, के सी क्यू बाय आर स्क्वायर। प्लीज भूलना नहीं है। अब अलग अलग फैक्टर्स हैं, देखो फैक्टर नंबर वन देखो, फॉर्मूले में क्यू आ रहा है। तो अगर मैं बड़ा चार्ज लूंगा तो मैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगी। अगर मैं 5 कूलम की जगह 10 कूलम लू तो, और अगर मैं 5 कूलम की जगह 2 कूलम लू तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इसके मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड कर रही है कि आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। तो यहां पर मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड किया, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। और कोई मुझे बताएगा किस किस पे डिपेंड कर रहा है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर दी फॉर्मूला। फॉर्मूले से देख के बता सकते हो।
वेरी गुड. डिस्टेंस. वेरी गुड वर्तिका, आकांक्षी, यश. डिस्टेंस. अरे नीचे आर आ रहा है, तो अगर ज्यादा दूर निकालोगे, अगर आर बड़ा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होते चले जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो यहां पे मैं लिखूंगा डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज. आपका सोर्स चार्ज से जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उसका डिस्टेंस क्या होगा, उस पर भी डिपेंड करेगा. एक चीज फॉर्मूले में और आ रही है, केसी. केसी क्या था, कांस्टेंट विच इज मीडियम डिपेंडेंट. याद करो, ये कांस्टेंट मीडियम टू मीडियम वेरी करता था, और इस कांस्टेंट का फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, पर्टिकुलर मीडियम की परमिटिविटी. तो अगर मीडियम चेंज करूंगा तो परमिटिविटी भी चेंज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी उस मीडियम में. तो थर्ड फैक्टर जो होता है वो क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम. तो ये तीन ऐसे फैक्टर है जिस पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिपेंड करता है. एंड लास्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. फिर इस सेशन की जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने सब कवर कर दी होगी, फिर आपको रीड करना रहेगा. और इसके बाद में पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. जैसे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है. वो अगले सेशन का पहला टॉपिक है, पर इसी के साथ खत्म कर देना अच्छा. उसके लिए भी हमको एक माइंड मैप जैसा ही बनाना रहेगा. ये वाली लाइन पे लिखूंगा मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. एक पॉइंट चार्ज किस किस पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है वो तो मैंने लिख दिया. अब प्रॉपर्टीज के बारे में देख वन बाय वन. पहली चीज, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज. हमारी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी प्रॉपर्टी है, वो किसी और पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए. इसलिए हमने क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया था और उसको हटा दिया था. तो ये चीज भी आपको लिख लेनी चाहिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज. It is independent of test charge. दूसरा, it is inversely proportional to r square, मतलब it follows inverse square law. It follows inverse square law. ये तो क्लियर है.
फिर इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। स्फेरिकली सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है वो समझ लो कि अगर मैं एक चार्ज Q है, उस Q चार्ज की फील्ड R डिस्टेंस पर निकालूं तो फॉर्मूला क्या होगा, KC/R²। क्या एग्जैक्ट यही वैल्यू इस R डिस्टेंस पर भी आएगा? ना R चेंज हुआ, ना Q चेंज हुआ, ना मीडियम चेंज हुआ, तो जो वैल्यू फील्ड का इस पॉइंट पे आ रहा था वही इस पॉइंट पे भी आएगा, वही इस पॉइंट पर भी आएगा, वही इस पॉइंट पे भी आएगा। तो ऐसे सभी पॉइंट्स को जोड़ दूं तो कैसी सरफेस बनती हुई दिखेगी? यहां पर आपको सर्कुलर दिख रही है, 3D में वो स्फेरिकल होगी। ऐसे इमेजिन करो कि एक फुटबॉल के सेंटर पे आपने चार्ज रख दिया, तो उस फुटबॉल की हर सरफेस पर, मतलब सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि आर सेम, मीडियम सेम, चार्ज वही है। तो इसको बोलते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक होना। तो यहां पर मैंने लिख दिया स्फेरिकली सिमेट्रिक। अब डेफिनेटली अगर आर चेंज हुआ तो फील्ड चेंज होगी, तो वहां पे एक पॉइंट एडिशनल लिख दो, इट मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तो जितने जितने पॉइंट्स कवर अप हो सकते थे वो सभी मैंने कर दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको इतना डिटेलिंग होना चाहिए। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने बैठो तो इतना पार्ट याद कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा कवर अप। लिख लिया सभी ने? सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड मैं जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर सकता था मैंने सब कर दिए। अब आपको पढ़ना रहेगा। इस सेशन में एक चीज बचेगी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और न्यूट्रल पॉइंट। वो बेसिकली न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, तो जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तभी उनको डिस्कस करवाऊंगा। अभी हाल में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट सेशन में है, नेक्स्ट सेशन का पहला पॉइंट है वो करवा रहा हूं। पहला दूसरा पॉइंट वो इसी से कोरिलेटेड है पूरा। तो इस पेज पे किसी को कोई डाउट है? हटा सकता हूं पेज में ये? ऑलराइट, चलिए किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, बैठे रहने से कोई सेंस नहीं। 8वीं जानवी क्लियर है आपको? ओके। मानुष, वरुण, चार्मी, राशि, यशांश, विधि, प्रियांशी, आदित्य, आर्य। ऑलराइट, चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझते हैं। मैंने आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझाते वक्त क्या बताया था कि जिस डायरेक्शन में एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अगर मेरा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज तो होता ही पॉजिटिव है,
तो ये चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता। तो अगर आप एक पेंसिल लो और जिस डायरेक्शन में ये भाग रहा हो उस डायरेक्शन में अगर एक लाइन ड्रॉ करता हुआ चले जाओ तो वो लाइन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे कि 10th स्टैंडर्ड में मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी, तो क्या करते थे वो मैग्नेटिक कंपास निडल जा जा जैसे जैसे अलाइन होती थी वैसे वैसे लाइन ड्रॉ करते चले जाते थे। एक एक्टिविटी होती थी कि आप मैग्नेटिक कंपास लो और मैग्नेट के आजू बाजू सब जगह रखो, जैसे जैसे कंपास निडल ऐसे अलाइन करते जाएगी आप उसके अलोंग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो। वहां से पता लगा कि एक फील्ड लाइन मैग्नेट की नॉर्थ से इमर्ज होती है और साउथ में मर्ज हो रही होती है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती थोड़ी ना है हमें, तो हम उसकी स्टडी कैसे करें? तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। ये इमेजिनरी लाइंस होती है, एग्जिस्ट नहीं करती है बट होती है, इमेजिनरी है। तो उसको बनाने का तरीका क्या निकाला? जिस डायरेक्शन में ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस डायरेक्शन में एक अगर इमेजिनरी लाइन बनाते चले जाओ आप, तो वही एक चार्ज की क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और वहीं से पता लगा था कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड बाहर की तरफ जाती है और नेगेटिव की टूवर्ड्स जाती है एज पर दी फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। क्लियर है? अब याद है मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज होती थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है, फिर क्लोज लूप फॉर्म करती है, फिर इंटरसेक्ट नहीं करती है, ऐसा ऐसा कुछ पढ़ाया गया था 10th स्टैंडर्ड में। सेम प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी सेम ही प्रॉपर्टी होती है बट थोड़ी और ज्यादा। तो वो सब प्रॉपर्टीज मैं आपके अभी हाल आपके साथ शेयर कर देता हूं जो एग्जाम में भी लिखने को आती है। 2 4 5 प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एग्जाम में लिखने को आ सकती है। तो एक नया पेज ले लो और उस नए पेज पे हेडिंग डाल दो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये EFL लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। पहला पॉइंट जो लिखूंगा वो वही जो मैंने अभी आपको बताया कि इसको मैंने बनाई कैसे। imaginary lines drawn by tracing the path of test charge in electric field। तो बेसिकली वो पाथ अगर जिस पाथ पे वो मूव कर रहा है उस पाथ के अलावा अगर आप लाइन बनाते चले जाओ तो वही एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व होती है हमेशा। आप डॉटेड 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 करके नहीं बना सकते। डॉटेड 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 बनाने का मतलब क्या होता है कि कहीं पर फील्ड है कहीं पर नहीं, कहीं पर फील्ड है कहीं पर नहीं, फिर कहीं पर फील्ड है कहीं पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो एक इसकी प्रॉपर्टी यही लिख दूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व।
कंटिन्यूअस कर्व होता है। मतलब ये तो ऐसा बनना चाहिए, दिस इज ट्रू, बट ऐसे डॉटेड 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 अगर बनाओगे तो वो रॉन्ग होता है। अब अगर एक चार्ज सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज मतलब आइसोलेटेड, अगर आइसोलेटेड चार्ज है आइसोलेटेड चार्ज का मतलब क्या होगा, या तो पॉजिटिव है अकेला या नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे आइसोलेटेड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने अभी पिछले पॉइंट में लिखवाया है कैसी होती है, रेडियल। रेडियल का मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब अगर मेरा चार्ज पॉजिटिव है तो अभी हमने सीखी वो कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड्स। कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स का मतलब है चार्ज से निकलेगी और कहां तक जा रही होगी, इंफिनिटी तक। तो आउटवर्ड्स टिल इंफिनिटी, मतलब चार्ज से मैंने निकालते हुए दिखा दी, कहां एंड होगी, कहीं पर भी नहीं, जाते चले जाएगी इंफिनिटी। अब बनाना नहीं है इंफिनिटी तक। और अगर मेरा चार्ज नेगेटिव हुआ सिर्फ, तो वापस से इनवर्ट्स, और कहां से आ रही होगी, फ्रॉम इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव से आ रही होगी, एंड होगी चार्ज में आकर। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते थे, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए आप टेंजेंट बना दिया करते थे, याद है? ऐसा कुछ होता था, याद दिला देता हूं, कि अगर एक मैग्नेट का ये नॉर्थ है और ये साउथ, और नॉर्थ से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और आपसे बोला है इस पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे टेंजेंट बना दी जाती थी। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज along the tangent to field line at that point. Direction of electric field at a point is along the tangent to field line at that point. मतलब अगर ये मेरी फील्ड है और इस पॉइंट पर मुझे डायरेक्शन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का पी पॉइंट पर, तो आपको वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। वो टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसी पॉइंट का जस्ट अगला पॉइंट आपको ये सिखाया जाता था, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
कोई रीजन बता सकता है क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती थी? यस वर्तिका। क्योंकि वो दोनों साइड डायरेक्शन नहीं दिखा पाएगा। यस, ये क्या बता रहा है? टेंजेंट डायरेक्शन। अब अगर मेरी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट की, अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करो, टेंथ वाली, अगर ये इंटरसेक्ट की तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट्स पॉसिबल है। दो टेंजेंट्स का मतलब दो डायरेक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल। ये ऐसा ही हो गया कि वो जनरली आपको, अब मैं मीम देखा होगा फास्ट एंड फ्यूरियस का, वो वाई क्रॉस सेक्शन का जो रोड होता है, एक गाड़ी में विन डीजल होता है, एक गाड़ी में पॉल वॉकर होता है। अब अगर आप यहां खड़े हो तो या तो आप यहां जा सकते हो या यहां जा सकते हो, ऐसा तो है नहीं आधे इधर चले जाओगे आधे इधर चले जाओगे। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड या इस मैग्नेटिक फील्ड इधर हो सकती है या इधर हो सकती है, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली वही सेम चीज इधर के लिए मैं बोलूंगा, two electric field lines never intersect each other. Two electric field lines never intersect each other. इस तरीके से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर की तो क्या होगा? देयर वुड बी टू पॉसिबल टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, विच इज इम्पॉसिबल, बिकॉज एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। अब सिंगल चार्ज की तो बात हो गई, अगर चार्ज दो आ जाए साथ में, तो दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव, या दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फिर ये फील्ड लाइंस कैसी होगी, ये अब आपको समझना जरूरी है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं टू चार्जेस एट अ टाइम। टू चार्जेस में भी दो टाइप की पॉसिबिलिटी बन जाती है, एक लाइक चार्जेस और दूसरा अनलाइक चार्जेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनलाइक चार्जेस की। अनलाइक चार्जेस के केस में जो फील्ड लाइंस होती है, जैसे एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया नेगेटिव चार्ज। हमने ये सीखा कि पॉजिटिव की फील्ड निकलती है उससे दूर की तरफ और इंफिनिटिव तक जाती है, और नेगेटिव की इंफिनिटिव से आ रही होती है चार्ज की तरफ। अब जब ये पॉजिटिव की फील्ड निकलती है तो ये रास्ते में जाते जाते किसको देख लेती है? नेगेटिव चार्ज। तो ये इंफिनिटिव पे जाने के बजाय बेंड हो जाती है चार्ज की तरफ। तो जब अनलाइक चार्जेस हो, अनलाइक चार्जेस, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलेगी? पॉजिटिव से, और कहां एंटर करेगी? नेगेटिव में। तो ये होगा आपका अनलाइक चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ये डायग्राम भी बनाने को आता है बोर्ड एग्जाम में, आपके नोट्स में भी दिया होगा। तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलेगी और नेगेटिव में एंटर कर रही होगी। क्या उल्टा पॉसिबल होगा? क्या फील्ड लाइंस नेगेटिव से निकल के वापस पॉजिटिव में जा सकती है? नो, हमने रूल क्लियर करा है
फील्ड सिर्फ पॉजिटिव से निकल सकती है और नेगेटिव में एंटर कर सकती है, बट नेगेटिव से वापस निकल के पॉजिटिव में नहीं जा सकती। तो जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी बनाएगी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। वो पॉजिटिव से स्टार्ट की और नेगेटिव में एंटर कर रही है। देखो मेरा कोई भी एरो वापस से नहीं आ रहा है पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये तो बात हुई अनलाइक चार्जेस की, बट अगर चार्जेस लाइक होते तो क्या होता? अगर लाइक चार्जेस एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, तो थोड़ा यहां पे चेंज होगा। देखो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड निकलती है बाहर की तरफ, तो ये मैंने बाहर की तरफ निकाल दी, बट क्या ये इंटरसेक्ट कर सकती है कभी? नहीं, ये तो रूल ब्रेक हो जाएगा अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर गई तो होता क्या है, जब ये एक दूसरे के नजदीक आती है तो एक दूसरे पर एक टाइप का प्रेशर लगाती है और अपने रास्ता ही चेंज कर देती है। ये इधर जा रही थी जा रही थी जा रही थी, पता लगा सामने से एक और आ रही है, रास्ता चेंज। ये ऐसा ही है, आप जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, देख गए मम्मी पापा, रास्ता चेंज। तो इस तरीके से एक दूसरे पर एक प्रेशर लगा के ऐसी हो जाती है। इस टाइप के प्रेशर को बोलते हैं लैटरल प्रेशर। ये क्या करती है, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती, तो इस टाइप से एक दूसरे पे प्रेशर लगा के सीधी चले जाएगी, मतलब एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इस तरीके से आपकी लाइक चार्जेस की फील्ड लाइंस बनती है, जो आपको नोट्स में भी बना के दी गई होगी। क्लियर है? यहां पर देखो, फील्ड लाइंस जैसे जैसे आप चार्जेस के नजदीक आ रहे होगे, फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ऐसे ऐसे आते 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 ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो इसके लिए एक टर्म यूज करेंगे हम थोड़ी देर में, तब मैं बताऊंगा। जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे दूर हो रही होगी, और जैसे जैसे नजदीक आ रहे होगे सेंट्रल लाइन के, वैसे वैसे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी, नजदीक नजदीक आ रही होगी। तो इनसे भी एक प्रॉपर्टी बन जाती है। तो चलो अनलाइक चार्जेस में लिखते हैं पहला पॉइंट। अनलाइक चार्जेस में हमने क्या नोटिस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will start electric field lines will start from positive charge and end at negative charge। पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव में एंड हो रही होगी, बट क्या उल्टा होगा, क्या वाइसा वर्सा? तो उससे अगला पॉइंट क्या बन जाता है, नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। कभी भी क्लोज लूप नहीं बनेंगे यहां पर। और एक चीज जो आखिर आखिर में मैंने बोली कि उस लाइन के अलोंग फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी, सेंट्रल लाइन के जो चार्ज को जोड़ती है, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है लैटरल कॉन्ट्रैक्शन। लैटरल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये अनलाइक चार्जेस के लिए मैंने 3 पॉइंट डिफरेंट फील्ड बता दिए। बेसिकली ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई। लाइक चार्जेस के केस में हमने देखा था कि जब वो एक दूसरे को देखती है तो अपना रास्ता ही चेंज कर देती है। उसके लिए मैंने वर्ड क्या यूज किया था, लैटरल प्रेशर। तो उसका पॉइंट क्या बनेगा,
between like charges, electric field lines seems to have lateral pressure. ये सभी पॉइंट्स आपके फील्ड लाइंस में ऑलरेडी दिए हुए हैं, बस मैं आपको इस तरीके से लिखवा रहा हूं कि आपको याद रह जाए। सब अगर प्रॉपर्टीज लिखने को आती है तो जरूरी नहीं सब लिखनी है, 5-6 प्रॉपर्टीज याद करेंगे, वो लिखेंगे, चल जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इधर, अगर यहां पर एक यूनिट एरिया का सर्कल बनाओ और यहां पर एक यूनिट एरिया का सर्कल बनाओ, ये है सर्कल नंबर 1, ये है सर्कल नंबर 2, किस यूनिट एरिया के सर्कल में से ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही है, होती हुई दिख रही है? दिख रहा होगा 1। तो जितनी फील्ड लाइंस नजदीक नजदीक होती है उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही होती है यूनिट एरिया में से। दैट मींस इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस रीजन। याद करो, यही ऐसा ही टर्म 10th स्टैंडर्ड में बताया जाता था, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर फील्ड लाइंस नजदीक नजदीक होगी वहां फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जहां फील्ड लाइंस की दूरी एक दूसरे से ज्यादा होगी वहां फील्ड स्ट्रेंथ वीक होगा। अगर आप देखोगे आपके नोट्स में ऐसा क्वेश्चन भी होगा, गुजरात बोर्ड वालों को एमसीक्यू में भी आएगा, ऐसे शेप्स एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो ये मिलेगा आपको वहां पर भी। तो इसका पॉइंट कैसे बनाए? इसका पॉइंट बना देते अपने टॉप में लिख के। यहां लिखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? कैपिटल N/A, number of electric field lines per unit area is directly proportional to strength of electric field. यूनिट एरिया में ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है तो वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ये हमें क्या सजेस्ट करता है? पहली चीज, if field lines are close to each other, if field lines are close to each other, इसका मतलब उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहां पे लिख दिया मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फील्ड लाइंस नजदीक हो तो आपको पता लग जाना चाहिए उस रीजन में फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट इससे उल्टा भी पॉसिबल है। इफ फील्ड लाइंस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर हो, दैट सिग्निफाइज वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट सिग्निफाइज वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक अब आप बताओ, अगर इक्वी डिस्टेंट लो तो, अगर फील्ड लाइंस इक्वी डिस्टेंट हो, जैसे कि यहां पे आपको नजदीक दिख रही है, यहां दूर दिख रही है, बट फील्ड लाइंस ऐसी होती तो
मतलब हर फील्ड लाइंस के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो सेम ही है, तो इस टाइप की फील्ड को कैसा फील्ड बोला जाता है? इक्वी डिस्टेंट फील्ड लाइंस। ना बहुत दूर दूर है ना बहुत नजदीक है, हर दो फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस तो कम होता जा रहा था, तो ऐसी फील्ड को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका वैल्यू हर जगह कांस्टेंट हो, बढ़ या कम नहीं रहा। तो इसके लिए भी पॉइंट लिखो। इक्वी डिस्टेंट equidistant parallel lines signifies uniform electric field। यूनिफॉर्म तो समझते हो ना? यूनिफॉर्म मतलब हर पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ही है, आप कहीं पर भी चले जाओ। एक पॉइंट और आपको, रीजन अभी नहीं बताऊंगा, वो चैप्टर 2 में पता लगेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए, अगर एक हॉलो कंडक्टर, एक कंडक्टर ही ले लो, सिर्फ एक कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। रीजन मत पूछना, आज नहीं, चैप्टर 2 में जाके पता लगेगा, क्योंकि उसके लिए आपको 2-3 टॉपिक और सीखने पड़ेंगे। बट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक कंडक्टर के अंदर 0 है, तो क्या वहां पे फील्ड लाइंस होंगे? नो। अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फील्ड लाइंस कैसे बन सकते हैं? समझ आ रहा है? तो एक पॉइंट लास्ट और आपको ऐड कर देना चाहिए। अब जगह ढूंढ लेते हैं हम, कहां करें। यहां पे कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor, electric field inside the conductor is 0। फील्ड के कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, therefore no electric field lines in the conductor। अगर कोई फील्ड ही नहीं है तो फील्ड लाइंस का होने का बात ही नहीं आता। तो ये वो प्रॉपर्टीज है जो फील्ड लाइंस की होती है। मैंने सब कुछ लिखवा दिया, ऑलमोस्ट आपके जितने भी पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट वो फील्ड लाइंस के कवर करवा दिए हैं। एक बार गो थ्रू कर लो। दो मिनट का टाइम दे रहा हूं, देख लो, लिख लो, कुछ पार्ट बचा हो तो फिर मैं आपको वापस 1.3 सेशन पे आ जाना, न्यूमेरिकल्स करवाता हूं, और वो लास्ट के 2 पॉइंट्स कैसे अप्लाई करने वो बताता। यहां तक चीजें क्लियर है? जितना इजी मैं करके दे सकता हूं उतना कर दूंगा। अगेन लर्न आपको ही करना पड़ेगा, और डाउट्स जो निकल के आते हैं वो आप ही को पूछने पड़ेंगे। कृषा, वरुण, क्लियर है आपको? तो हमने चार्जेस की बात की, चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, उन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज की बात की, फॉर्मूले की बात की, एसआई यूनिट की बात की। अच्छा, उस पेज पर मैंने कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड में
यूनिट नहीं लिखा था, तो आप चाहो तो वहां पर यूनिट भी ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर्मूले की बात आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जगह दिख रही है, यहां लिख देता हूं, SI यूनिट वो है न्यूटन पर कूलम, जो हमने इस चैप्टर में फॉर्मूले से पढ़ा। फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो ऐसा यूनिट बन जाता है न्यूटन पर कूलम। और भी यूनिट्स आएंगे फ्यूचर में, बट अभी के लिए ये याद रखना चाहिए आप। चलिए, सो अपने शीट का, अब मुझे गुजरात बोर्ड और सीबीएसई का अलग अलग नहीं पता, नोट्स मेरे पास है नहीं। न्यूमेरिकल नंबर देख लीजिएगा, मैं बता देता हूं कौन सा है। टू पॉइंट चार्जेस क्यू कूलम एंड 4 क्यू कूलम है आपके नोट्स में। सीबीएसई में तो होगा, गुजरात बोर्ड वाले देख लो। 2 पॉइंट चार्जेस क्यू कूलम एंड 4 क्यू कूलम are separated by a distance 2 meters। सॉलिड एग्जांपल में भी हो सकता है। कोई बात नहीं, ऐसे सिमिलर काइंड के क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, तो आप एक बार तरीका सीखो कैसे लगाना होता है। सीबीएसई वालों को मिल गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 9। ओके, तो बाकी अब अगर आपके नोट्स में नहीं हो कोई बात नहीं, आपको काम तो आएगा ही गुजरात बोर्ड में भी, क्योंकि इसी कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। 2 पॉइंट चार्जेस क्यू कूलम, एक है क्यू और दूसरा चार्ज है 4 क्यू कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर्स। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। इन दोनों चार्जेस के बीच में एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा हो? 0। अब याद रखिएगा, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है फिजिक्स में उसको न्यूट्रल पॉइंट बोला जाता है। वो एक पॉइंट जो मैंने आपका लास्ट टॉपिक था 1.3 सेशन का, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है? वो पॉइंट जिस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो? 0। तो वही न्यूट्रल पॉइंट आपको यहाँ पे ढूंढने के लिए बोला गया है। हमें नहीं पता कहाँ है, तो मैंने कंसिडर कर लिया कि मान लेते वो न्यूट्रल पॉइंट यहां पर है। ऐसा ही 11th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन चैप्टर में भी किया होता था न्यूट्रल पॉइंट की क्वेश्चन, कि अगर वो चार्ज, सपोज करो वो पॉइंट यहां से x डिस्टेंस दूर होता, चार्ज q से x डिस्टेंस दूर, तो 4q से कितना हो जाता? 2 माइनस x, यही होता। अब हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल में यही कंसेप्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? KC Q बाय R स्क्वायर। यही फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। और अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो उसकी फील्ड लाइंस उससे दूर जाती है, और अगर चार्ज नेगेटिव हो तो फील्ड लाइन उसकी तरफ आ रही होती है। सीखा? तो सबसे पहला टास्क होगा कि जिस पॉइंट को मैं न्यूट्रल पॉइंट मान रहा हूं, वहां पर इन दोनों चार्जेस की फील्ड का डायरेक्शन बताओ। याद करो, कूलम्स लॉ में भी हम जब न्यूमेरिकल करते थे तो हम पहले फोर्सेस के डायरेक्शन बताया करते थे, इधर भी वही करेंगे। अब देखो, इस पॉइंट पर, न्यूट्रल पॉइंट पर, इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस क्या उससे दूर जाएगी? तो जो एरो मैंने बनाया वो सही है। ये जो पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट, इस न्यूट्रल पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की फील्ड उससे दूर जाते हुए दिखाई है। तो इसको मैंने बोल दिया, मान लेते हैं ये चार्ज मेरा Q1 है और ये मेरा चार्ज Q2 है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1, E1।
क्लियर? सिमिलरली उसी पॉइंट पे अगर मैं 4q की फील्ड देखूं तो उसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए E2 को, क्योंकि वो भी पॉजिटिव है, और उससे दूर इस डायरेक्शन में बनाना पड़ेगी। क्या मेरे डायरेक्शंस क्लियर है आपको? तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एन पर निकालनी हो तो वो E1 प्लस E2 का वेक्टर एडिशन होगा। क्या होगा? वेक्टर एडिशन। बट वी ऑल्सो नो दैट कि एन क्या है? न्यूट्रल पॉइंट। तो इसका वेक्टर एडिशन आना क्या चाहिए? 0। क्वेश्चन में बोल रखा है वो पॉइंट ढूंढिए जिस पर फील्ड 0 होगा। तो ये पॉइंट जो मैंने कंसीडर किया है, ऑटोमेटिकली ये आंसर तो क्लियर ही है कि फील्ड 0 होगा। सिर्फ डिस्टेंस ढूंढना है कि कौन से डिस्टेंस पर जाकर वो पॉइंट मिलेगा। तो मैं वापस क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। देयर आर टू चार्जेस Q एंड 4Q कूलम। आपको बोला गया है इन दोनों चार्जेस के बीच में एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पर नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो? 0। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं जय? हम न्यूट्रल पॉइंट। नाउ उस न्यूट्रल पॉइंट यहां पर मैंने कंसीडर किया, तो इस पॉइंट पे दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? इस चार्ज की फील्ड इस तरफ, दूसरे वाले चार्ज की फील्ड इस तरफ। तो दोनों का वेक्टर सम उस पॉइंट पे क्या आना चाहिए? 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? KC/r² से। तो E1 किसकी फील्ड थी? इस Q की। तो फॉर्मूला क्या होगा? KC/Q, और डिस्टेंस कितना है? x²। बोलो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्लियर है? KC/Q/x²। और अगर ये मेरा पॉजिटिव x एक्सिस है तो क्या मैं इसका डायरेक्शन आई कैप लिख सकता हूं? तो देखो मैग्नीट्यूड हो गया KC/Q/x², और डायरेक्शन हो गया आई कैप। आई कैप क्या बता रहा है? वो पॉजिटिव x के अलोंग है। सिमिलरली दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? KC/4Q, और डिस्टेंस कितना है? 2 - x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया KC/Q/, यही फॉर्मूला लगा रहा हूं, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? -i कैप। वो तो इस तरफ जा रही थी ना। और इन सब का सम कितना आना चाहिए? 0, क्योंकि n क्या है? न्यूट्रल पॉइंट है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आगे जाता हूं। इसके बाद तो मैथ से। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो जस्ट रेज हैंड, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑलराइट, चलिए। नहीं ये डाउट तो अच्छी बात है। इसमें से कोई भी एक टर्म को आरएचएस में भेज दो। तो ये माइनस वाली टर्म को आरएचएस में भेज रहा हूं। तो ये हो जाएगा KC/Q/x² आई कैप इज इक्वल टू KC/4Q/2 - x होल स्क्वायर, और ये माइनस आई कैप इधर जाएगा, ये माइनस, तो ये भी बन जाएगा आई कैप। दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। अब जितनी चीजें कैंसिल आउट हो रही उड़ा डालो, जो जो लगता है कि उड़ सकता है उड़ा दो। KC से KC गया, आई कैप से आई कैप गया, एक Q से ये Q गया, तो इधर क्या बचा? 4/2 - x होल स्क्वायर, और इधर क्या बचा? 1/x²। अब तो इजी है। अब तो 8th 9th वाला मैथ्स आ गया कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2 - x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x², और x का वैल्यू लेके आना है अब आपको। तो अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दूं तो ये क्या बचेगा? 2 - x इज इक्वल टू 2x। 4 का अंडर रूट हो गया 2, और x² का x बन गया। तो 2 इज इक्वल टू, ये उधर जाके क्या बन जाएगा? 3x। x की वैल्यू कितनी आई? 2/3 मीटर्स। और ये कौन से चार्ज से आया? फ्रॉम Q कूलम, क्योंकि मैंने यहां पे Q कूलम से x लिया हुआ है। इजी, लिख लो। तो
तो यहाँ पर एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया न्यूट्रल पॉइंट का। न्यूट्रल पॉइंट किस पॉइंट को बोला जाता है? उस पॉइंट को जहां पर नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट का वैल्यू कैसा हो? 0। जिस पॉइंट पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, आप उसको क्या बोल सकते हो? न्यूट्रल पॉइंट। चलिए एक क्वेश्चन एक आध और करते हैं क्वेश्चन। धनुष का ये क्वेश्चन ढूंढ, 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू दिया है। हितांशी कौन सा है? एग्जाम्पल 32। आपका एग्जाम्पल 32 तो गुजरात बोर्ड वाले एग्जाम्पल 32 देखो, और सीबीएसई के नोट्स पे क्वेश्चन नंबर 11 है। 2 charges plus q minus q are placed respectively at 4 corners. All right, वो क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। डायग्राम बना सकते हो तो बिना देखे डायग्राम बनाओ खुद की कॉपी में। एक स्क्वायर बनाना है बस। बड़ा बनाना स्क्वायर। एक स्क्वायर है ए बी सी डी, और इस स्क्वायर के ए और बी पॉइंट पे रखा है प्लस क्यू चार्ज। यहां पे प्लस क्यू, यहां पर भी प्लस क्यू, बाकी 2 पॉइंट पे रखा है नेगेटिव चार्ज, माइनस क्यू। साइड दे दिया स्क्वायर का ए। बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी हो? जैसे हम पिछले अभी तक क्वेश्चन में फोर्स निकालते थे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला सेंटर, सेंटर ओ पर। क्वेश्चन क्लियर है? अब सबसे पहले हर चार्ज की फील्ड सेंटर पे किस डायरेक्शन में होगी वो बताऊंगा। 2 मैं बताऊंगा, 2 आप बताना। देखो ये है चार्ज प्लस क्यू, अगर उसको मैं यहां पे रखूं, मतलब यहां पर उसकी फील्ड देखूं, तो प्लस की फील्ड उससे दूर जाती है, तो एरो इस तरफ बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स या अवे फ्रॉम द चार्ज। तो अगर मैं इस चार्ज की फील्ड यहां पर देखूं और ये पॉजिटिव है चार्ज, तो फील्ड दूर जा रही होगी उससे, और होगी हमेशा अलोंग दी लाइन। हाँ, उसी लाइन के अलोंग जैसे फोर्स होता था। तो यहां पे मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ए, ई ए। सिमिलरली बी वाला जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, तो उसकी फील्ड अगर मैं सेंटर ओ पे दिखाऊं तो वो उससे दूर जानी चाहिए, तो ये उसके लिए एरो आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज बी। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो अगले 2 नेगेटिव की आप बताओ कहां बनेगी। अगर सी चार्ज की, इस वाले चार्ज की फील्ड सेंटर पे देखूं तो ये तो नेगेटिव चार्ज है, तो इसके टूवर्ड्स आनी चाहिए फील्ड, तो एरो उसी की डायरेक्शन में आएगा, टूवर्ड्स, और वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी। सिमिलरली ये भी नेगेटिव है, तो इसकी फील्ड भी इसकी तरफ ही आनी चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डी। चारों चार्जेस की फील्ड मैंने सेंटर ओ पे बता दी। किसी को कोई डाउट? चलेगा? ऑलराइट,
रूल वही सब यूज करूंगा जो मैंने कूलम्स लॉ में 1.2 सेशन के न्यूमेरिकल में किए थे क्वेश्चंस में, वही मैं यहां पर भी लगा दूंगा। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यूज निकाल लेंगे, हर वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्या होगा। तो ई ए की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो मैग्नीट्यूड होगा केसी। चार्ज तो देखो, जिस तरीके से फोर्स में कभी साइन कंसीडर नहीं किए चार्ज के, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी साइन कंसीडर नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने फोर्स पर यूनिट चार्ज से ही निकाला है। तो कभी भी साइन मत लेना, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमको तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही लेना है। तो चार्ज ए की फील्ड सेंटर पे निकाल रहा हूं, ओ पर, केसी क्यू। अब बात आती है डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना मैंने सिखाया था। अगर स्क्वायर हो तो डायगोनल कितना होता है, √2a, और हमको तो आधा चाहिए, तो वो मिल जाएगा a/√2। आधा करूंगा तो क्या मिल जाएगा, a/√2। तो मैं पहले से डिफाइन कर देता हूं, OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OD। दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस और दिस, ये सब बराबर है, और इसका वैल्यू किसके बराबर है, a/√2। तो KC³/r², और r कितना है, a/√2 होल स्क्वायर। अगर कोई मुझे डायरेक्शन बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि उन्होंने कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल में काम किया है। सिर्फ डायरेक्शन, इसका क्या लिखूंगा मैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये सेंटर O है, वेरी गुड हितांशी, वेरी गुड। आर्य इनकम्प्लीट है, यश गुड, विश्वा यश, इस तूने जो लिखा समझ नहीं आया। अरे देखो, ये फील्ड O से C की तरफ जा रही है, तो पीछे क्या लिख देना है, OC#। वेरी गुड वरुण, चलो भाई, मतलब आता है, पढ़ा है भाई, न्यूमेरिकल किए थे, ध्यान दिया था उस वक्त। OC#, अरे जिस डायरेक्शन में जा रही होती है उसका कैप बना के लिख दिया जाता है। मैग्नीट्यूड क्योंकि सबके सेम होने वाले हैं, तो मैंने E नाम दे दिया और पीछे लिख दिया OC#। सिमिलरली B का मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो B का मैग्नेटिक फील्ड का भी तो मैग्नीट्यूड यही होगा, KC³/a/√2 होल स्क्वायर। बट डायरेक्शन अब O से D की तरफ है, तो ये आ जाएगा OD#। तो इसको लिख दिया E OD#। मैग्नीट्यूड ऊपर जैसा ही, देखो EA EB का वैल्यू पता लगा, पहले मैग्नीट्यूड फिर डायरेक्शन, दोनों के मैग्नीट्यूड क्योंकि सबके सेम ही चल रहे, तो ई लिखते जा रहा हूं, सो दैट बार बार बड़ा बड़ा टर्म ना लिखना पड़े। किसी को कोई डाउट, क्या अगले दो लिख सकते हो, EC और ED? तो चीटिंग नहीं करने की, मैं लिख रहा हूं, आप चेक करना, आप अपनी कॉपी में लिखो और फिर चेक करना कि मेरे से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आ जाए तो थम्स अप दे देना, चेक करके। गुड, हितवी, जानवी, आर्य, विश्वा, जय, हितांशी, वर्तिका, कृषा, मानुष, श्रेया, गुड 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 माइम। सो अब क्या है, अब तो वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको पूरा लिखना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऊपर होगी वो EA प्लस EB प्लस EC प्लस ED, इनका वेक्टर एडिशन होगा। अब EA EB EC ED सबके वैल्यू मैंने लिख दिए बाजू में, तो आप भी लिख दो।
EO, EA का वैल्यू क्या था? EO, EOC कैप, EB का EOD कैप, फिर इसका वापस से EOC कैप और इसका वापस से EOD कैप। आप देखो ये दो और बाकी की बची हुई दो सेम सेम दिख रही है, तो ये क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स EOC कैप और 2 टाइम्स EOD कैप। क्या यहां तक आपको क्लियर है? अब क्या करूं? एक फील्ड इधर आ रही है, एक फील्ड इधर आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, रिजल्टेंट फील्ड सेंटर में होगी कहीं पर, तो बस लगा दो पैरेललोग्राम और खत्म। अगर E0 का मैग्नीट्यूड निकालना है E0 का, तो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ये पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया 2e एंड ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, पता है ना, प्लस से। तो यहां पर ए इसके और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, तो ये हो गया cos 90, और cos 90 होता है 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आर परपेंडिकुलर बॉक्स है, तो अगर आप इसको साइड में ऐसे क्रॉस देख रहे हो तो इसको क्रॉस, ये भी क्रॉस ही है, बस आपको सीधा दिख रहा है तो प्लस है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। तो ये क्या होगा? अंडर रूट 2e स्क्वायर विच इज 4e स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर, 8e स्क्वायर, और 8 को क्या लिख सकते हो? 2 रूट 2e। इसका जो डायरेक्शन है, अगर मैं इसको D नाम दे देता, इस लाइन को D, तो O से D की तरफ है ये OD कैप, खत्म। E का वैल्यू ये रख देना, सब ये E के मैग्नीट्यूड सबके सेम ही है ना, बस याद रखना, छोड़ के मत आ जाना E पर, कोई टीचर काट लेगा, E पर नहीं छोड़ सकते हो आप, E का वैल्यू रखना पड़ेगा आपको, E का वैल्यू ये जो हमने दिया, देख लो नोट्स में मैच कर रहा है आपका आंसर। टू रूट 2e, और E का वैल्यू है KC क्यूब बाय, फाइनल आंसर आएगा आपका 4 रूट 2 KC क्यूब बाय A स्क्वायर OD कैप, ऐसा आना चाहिए। गॉट इट? चलिए भाई, तो ये इसी तरीके से न्यूमेरिकल करने, बाकी के न्यूमेरिकल ट्राई करना, ठीक है। मैंने ये दो एक न्यूमेरिकल करवा, बाकी ऐसे ही करने हैं, एक दो न्यूमेरिकल और करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर बाकी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा विच इज आल्सो इंपॉर्टेंट, डाइपोल। ओके चलिए भाई, जिसको डाउट है वो रुक सकता है, जिसको लिखना है वो रुक जाओ, जिसका हो गया बाय बाय, खाओ पियो ऐश करो।